जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल। दोस्तों, पवन कल्याण एक ऐसा नाम है जो इस समय दक्षिण भारत में सनातन के योद्धा की तरीके से उभर रहे हैं। जो पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात हमेशा होती है, जिस तरीके से बात आती है जब कुछ बड़े नायकों की, जिसमें रामविलास पासवान का नाम और ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम आता है कि किसी की भी सरकार क्यों ना हो, वो हर सरकार में अपनी भूमिका रखते हैं। उन्हें हर सरकार में अपना कोई ना कोई मंत्रालय मिलता है क्योंकि वो पॉलिटिकली करेक्ट होना जानते हैं। लेकिन यहाँ स्थितियां अलग हैं। वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक स्टैंड के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि स्टैंड के साथ में तो बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं। उधर हेमंत बिस्वा शर्मा की बात भी हो सकती है, इधर योगी आदित्यनाथ की बात भी हो सकती है। लेकिन याद करिएगा कि दक्षिण भारत में क्या कोई ऐसा नाम आपको ध्यान आता है? हालिया नामों की बात छोड़ दूं, अगर अन्नामलाई की विशेष तौर पे, तो कितने नाम आपको ऐसे ध्यान आते हैं जो स्टैंड के साथ में आगे बढ़े हैं? दैट इज व्हाई प्रधानमंत्री मोदी ने, जब एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस समय पवन कल्याण को ये कहा था, उनके लिए कहा था कि ये पवन नहीं बल्कि आंधी है। कहने की वजह थी। उसके साथ साथ में जरा ये भी जान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है, जो एक बड़ा फिल्म स्टार है, पार्टी इनकी अभी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो जनसेना नामक जो पार्टी है, पहले मैं बताता चलूं कि आंध्र प्रदेश के इस समय वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें आप सनातन के योद्धा के तौर पे तो कदापि नहीं देख सकते, क्योंकि वो भी अक्सर पॉलिटिकली करेक्ट के तौर पे जाने जाते हैं। जनसेना पार्टी 2014 में भी चुनाव लड़ी, बेसिकली स्थापना हुई इसकी। 2019 में चुनाव लड़ी, 2024 में चुनाव लड़ी। लेकिन 2024 में हम लोकसभा की बात करें और विधानसभा, आंध्र प्रदेश विधानसभा की बात करें, जितनी सीटों पर कॉन्टेस्ट किया वो सभी सीटें जीती हैं। यानी कि अगर विधानसभा की बात करें तो 21 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया था और 21 सीटों पर इनकी पार्टी जीती थी। लोकसभा की बात करें तो दो सीटों पर, केवल दो सीटों पर कॉन्टेस्ट किया था और दो सीटों पर जीती थी। यानी कि 100% रिजल्ट 2024 में इन्हें मिला है। 2019 में ऐसा नहीं था। अब बात करें यहाँ पर कि जो लड्डू कांड हुआ, थोड़ी सी मैं आपको बताता चलता हूँ। आप में से कुछ लोगों को मालूम भी होगा, जिन्हें नहीं मालूम होगा उन्हें मालूम होना चाहिए। एक फिल्म स्टार है, उनका नाम कार्थी है। और कार्थी ने जब बात हुई थी, उनकी एक फिल्म प्रमोशन की और उस समय उनसे पूछा गया था कि भाई लड्डू कांड पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा था कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में पवन कल्याण का ये रिस्पॉन्ड आया था कि क्यों बात नहीं होनी चाहिए, और इस रिस्पॉन्ड का रिस्पॉन्ड देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया देखिए। कार्तिक का रिस्पॉन्ड आता है, वो ये कहते हैं कि अगर मुझसे सनातन के मामले में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं भगवान वेंकटेश का भक्त हूं और सनातन के प्रति मेरी पूरी आस्था और श्रद्धा है। और पवन कल्याण क्या कहते हैं इसके आगे? रुकते नहीं है। वो ये कहते हैं, कहां पर बात कर रहा हूं मैं? आंध्र प्रदेश की। असर कहां जाता है? तमिलनाडु में। ये वही तमिलनाडु के लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि जिन्होंने कहा था कि सनातन कैसा है? हैजा है, प्लेग है, कोरोना है, मलेरिया है। अब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हम देखें कि राजनीतिक चीजें, भाषा बदल जाती है और वो लोग वहां पर राजनीतिक विरासत दोनों की बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे में जब पवन कल्याण ये कहते हैं कि जो लोग सनातन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उसकी इच्छा भी रखते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो असर वहीं तमिलनाडु में होता है, उसे डीएमके पे होता है, उसे उदयनिधि राजन पर होता है। और वहां से जब ट्रोल शुरू होता है तो इधर से भी बराबर का जवाब दिया जाता है। यहीं पर नहीं रुकते पवन कल्याण, वही स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, मां शारदा की बात करते हैं, रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं। तो सोचिएगा, जगह जाती है पश्चिम बंगाल में। कौन बैठी है इस समय राष्ट्रपति शासन के लिए? जिन जगहों पर सबसे ज्यादा बात की जाती है, ऐसे दीदी, तथा कथित दीदी के राज्य में, जहां खून जो है, हिंदुओं का रक्त जहां पर बिखरा पड़ा है, ऐसे पश्चिम बंगाल में। अब बात करें थोड़ी सी और, मैं इसी पृष्ठभूमि में आपको और लेकर के जाता हूं 2004 की, क्योंकि पवन कल्याण क्यों जरूरी है और क्यों स्टैंड लेने वाला आदमी हमें और चाहिए। एक पवन कल्याण से, एक अन्नामलाई से काम नहीं चलेगा। 2004 मई में वाजपेयी सरकार गिर जाती है। वाजपेयी सरकार का मतलब भाजपा नीत एनडीए गठबंधन की सरकार चली जाती है और यूपीए सरकार आ जाती है। 2004 की बात, मई की। दीपावली पे क्या घटना होती है? एआईएडीएमके यानी कि अन्ना द्रमुक कांची कोटि के शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती को दीपावली पर घसीट कर गिरफ्तार करती है। जामा मस्जिद के इमाम साहब हिंदुओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कितनी अनर्गल बातें आपने उनके मुंह से बहुत स्पष्टता के साथ में सुनी होंगी। क्या कोई सरकार उनके विरुद्ध इस तरीके की घटना को अंजाम देने की बात तो करना छोड़िए,
सोच भी सकते हैं? ये 2004 में हुआ था। 2013 में उसके बाद में लक्षित हिंसा अधिनियम भी लागू होने वाला था। 2014 में भला हो कि मोदी सरकार आती है, चीजें बदल जाती है, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य देखिए। 2004 में मैंने मई की बात की और उसके बाद में दीपावली पर क्या हुआ। ये अन्ना द्रमुक वही है जो भाजपा के साथ में यानी कि एनडीए के साथ में गठबंधन में भी रह चुकी थी। अब 2024 में क्या हो रहा है, वही तमिलनाडु है और उस तमिलनाडु में ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव उनके आश्रम में भी पुलिस पहुंच जाती है। यही 2024, वो 2004 था, ये 2024, 20 वर्षों का अंतर है। 2004 में वाजपेयी सरकार चली गई थी, उधर कांचीकुंटी के शंकराचार्य गिरफ्तार हो जाते हैं। यहां सरकार जाती नहीं है, लेकिन जो सरकार का नारा था कि अब की बार 400 पार, वो 303 सीट उन्हें मिली थी 2019 में और वो घट करके 240 हो जाती हैं, जबकि धारा 370 हटी। भव्य श्री राम मंदिर बना। कारणों की व्याख्या हम लोग आज नहीं करना चाहेंगे, उससे पहले कई बार कर चुके हैं, लेकिन जो भी हुआ उसका परिणाम देखिए। उत्तर प्रदेश में गोपाल मिश्रा की, योगी जी के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश में गोपाल मिश्रा की किस तरीके से नृशंसता के साथ में हत्या कर दी जाती है। अगर उन्हीं लोगों की बातों पर मान करके बात करें तो क्या किया था। एक उपद्रव हुआ, चलिए मान लेते हैं कि एक उपद्रव हुआ। एक उपद्रव में उन्होंने एक इस्लामिक झंडा जो है वो किसी छत पर से उतार दिया। उसका परिणाम क्या होता है, प्लास्टिक नाखून खींच लिए जाते हैं, सीने पर छर्रे लगाए जाते हैं, कितनी गोलियां दागी जाती हैं। यदि ऐसा करना आपके लिए सही है तो मां दुर्गा की मूर्तियों का किस तरीके से जो भंजन होता है, किस तरीके से सनातन धर्म को जो गालियां दी जाती हैं, कैसे श्री राम मंदिर का, कैसे बाबा विश्वनाथ का, किस तरीके से केशव पाटन, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में जिस तरीके से नृशंसता उत्पात पिछले सैकड़ों वर्षों से लगाए गए, तो क्या उसके लिए भी यही किया जाए? क्या ये सही होगा? लेकिन ये सोचना भी पाप है, क्योंकि भारत के सेकुलर शासन में ये अपराध है। तो ऐसे में 2024 में जब सरकार बहुमत में है, सत्ता में है, उसके बावजूद भी गोपाल मिश्रा होता है, उसके बावजूद भी बहराइच होता है, उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में किस तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, उसके बावजूद भी सदगुरु के आश्रम में किस तरीके से पुलिस पहुंच जाती है, तब आपको नहीं लगता कि पवन कल्याण जैसे कितने और लोगों की आवश्यकता है। भारत के चार कोनों को देखिएगा और किस तरीके से अलगाववादी शक्तियां और किस तरीके से, या यूं कहूं कि सनातन विरोधी शक्तियां वहां पर प्रभावी हो चुकी हैं। एक कोना ऊपर जम्मू कश्मीर, किसकी सरकार है, उधर नॉर्थ ईस्ट में कौन प्रभावी है, इधर तमिलनाडु में ये तीसरा कोना किसकी सरकार है, और उधर पंजाब क्या करते हैं वो लोग। ऐसे में भारत किस तरीके से भारत को, सनातन को लगातार जख्म देने वाले लोगों के साथ में घिरा हुआ है। ऐसे में क्या हमें और आपको लगता है कि 56 इंच की छाती लेकर के नरेंद्र मोदी इस पिच पर अकेले पहलवानी कर सकेंगे? नहीं साहब, फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग करनी पड़ेगी, जो अन्ना मलाई करेंगे, जो पवन कल्याण करेंगे, और आप और हम क्या करेंगे? हम भी इस वैचारिक विमर्श युद्ध में कम से कम अपनी सक्रिय भागीदारी तो सुनिश्चित कर सकते हैं, और उसके लिए हमें किसी के पीले चावल की निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है ऐसे अनेक योद्धाओं की, जो हमारे दर्शकों में से भी न जाने कितने बन सकते हैं, अगर आपको हमारी बात समझ में आती है। अपने कमेंट्स करके बताइएगा हमारा आज का ये आयोजन, ये प्रयोजन आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ में अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम।